ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर मनोज कुमार। नमस्कार श्रोताओं, हमारे देश में इस समय विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है और देश में अब तक 7.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है और भारत ने केवल 78 दिन में इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस समय 45 वर्ष से ऊपर सभी लोगों का वैक्सीनेशन चल रहा है और इसे लेकर लोगों में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। इस टीकाकरण अभियान में कल 27,38,000 से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई। ऐसे वक्त में जब देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में देश में 93,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जो कहीं न कहीं चिंता का सबब बनता जा रहा है। ऐसे में कोरोना से बचाव में इस वैक्सीनेशन की बहुत अहम भूमिका है। इसलिए कोरोना और उसकी वैक्सीन को लेकर आपको जागरूक करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम। और आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं मैक्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल के कार्डियक साइंस डिपार्टमेंट के सीनियर डायरेक्टर और यूनिट हेड डॉक्टर मनोज कुमार। डॉक्टर मनोज का चिकित्सा के क्षेत्र में एक लंबा अनुभव रहा है। डॉक्टर मनोज फेलो ऑफ द यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी और फेलो ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी हैं। आपको डीपी बासु यंग इन्वेस्टिगेटर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर मनोज, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सिद्धार्थ जी। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर मनोज से हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 012331444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर मनोज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 महामारी की स्थिति और वैक्सीनेशन प्रोग्राम की आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा है कि महामारी के फैलाव को रोकने के लिए 5 स्तरीय जो रणनीति है, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन, इस पर उन्होंने जोर दिया है, जो कोविड की रोकथाम के लिए बहुत अहम है। आप इस पर क्या कहेंगे? जी सिद्धार्थ जी, सबसे पहले तो मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि जो अभी स्थिति है वो वास्तव में काफी चिंताजनक है और 93,000 केस और 500 से ज्यादा जो मृत्यु हुई है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। तो अभी जो मुझे लग रहा है, जो सेकंड वेव में जो ट्रांसमिसिबिलिटी है या इन्फेक्शन का रेट है, वो बहुत फास्ट है, ऑलमोस्ट फर्स्ट वेव से डबल है। अगर आप ये देखेंगे कि पहली बार जब 18,000 से 50,000 केस हुए थे, उसमें 32 दिन लगे थे। इस बार जब 18,000 से 50,000 केस हुए तो केवल 17 दिन लगे। तो निश्चित तौर पे ये जो सेकंड वेव है, ये काफी रैपिडली स्प्रेड हो रहा है। जहां तक मेरा कहना है कि 1 साल करीब करीब कोरोना रहा, लोगों में एक थोड़ी सी बिहेवियरल फैटिग हो गई और लोगों ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर थोड़ा सा कम कर दिया। मैं तो निश्चित तौर पे कहूंगा कि यही एक मुख्य वजह है। हालांकि डबल म्यूटेंट स्ट्रेन, नए म्यूटेंट स्ट्रेन, ये भी पॉसिबिलिटी है, जिसको अभी हम साइंटिफिकली हम ये नहीं मान रहे हैं कि ये जो दूसरा वेव है वो म्यूटेंट स्ट्रेन की वजह से है। बट ये तो निश्चित है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर था, वो पिछले 1-2 महीने में बहुत ही कम हो गया। शादियों में उसी तरह की भीड़, हर जगह लोगों का मास्क कम पहनना, और जबकि प्रधानमंत्री ने शुरू से ही कहा, हमेशा ये जोर दिया कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। बहुत सारी बातें जो है सरकार लागू करना चाहती हैं, बट हमारा भी कर्तव्य होता है कि जब हम ये जानते हैं कि बचाव के लिए जो SMS बोलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और जो सैनिटाइजेशन है, हैंड सैनिटाइजेशन या हैंड हाइजीन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसमें और आप 4th जोड़ दीजिए वैक्सीनेशन। 27 लाख, आपने सही कहा कि 27 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन पर डे हो रही है। इसकी क्षमता हमारे देश की और ज्यादा है। आपको पता होगा कि भारत वैक्सीन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला देश है। तो हम 50 लाख तक वैक्सीनेशन पर डे कर सकते हैं और हो सकता है कि अभी जो दायरा अभी 45 साल के ऊपर की लोगों को दिया जा रहा है, उसको और कम किया जाए, क्योंकि इस बार के वेव में एक और चिंताजनक विषय है कि बच्चे और यूथ भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो मैं तो दर्शकों से, श्रोताओं से यही अनुरोध करूंगा कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं। जहां तक हो, इसको जो मिटिगेशन स्ट्रेटजी है, जो रोकथाम का तरीका है कोरोना को, सबसे इफेक्टिव वे में यही है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें।
और डॉक्टर मनोज, प्रधानमंत्री जी ने कोविड-19 के प्रबंधन में जन भागीदारी और जन आंदोलन, इन दो विषयों को जारी रखने की जरूरत पर काफी आज बल दिया। आपसे जानना चाहेंगे कि कोविड के विरुद्ध इस जंग में आम जन की कितनी बड़ी भूमिका है। जी, मैं आपको बिल्कुल कहूं सिद्धार्थ जी कि ये पैंडेमिक जो है या जो महामारी होती है, इसमें सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट मास का या पॉपुलेशन का या आम लोगों की होती है। हम नियम बना सकते हैं, हम लोगों को दिशा निर्देशन दे सकते हैं, बट फॉलो करना और ये जिम्मेदारी या कर्तव्य जो निभाना है, ये तो जनता को ही निभाना है। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल कहा कि विदाउट पीपल पार्टिसिपेशन, लोगों का जब तक इससे जुड़ाव नहीं होगा और लोग खुद सजग नहीं होंगे कि हमें कोविड को, क्योंकि कोविड सिर्फ आपकी बीमारी नहीं है, आप पूरे समाज में कोविड को फैलाते हो। अगर आप कोविड से ग्रसित होते हो, एसिम्प्टोमेटिक रहते हो, आपने टेस्टिंग नहीं कराई, आपने क्वारंटाइन नहीं किया, तो आप एक स्प्रेडर बनते हो। तो इससे आपका भी नुकसान है और साथ में रहने वालों का भी नुकसान है। तो मेरा ये कहना है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपने बचाव के लिए, और जैसे आपको कुछ भी लक्षण दिखते हैं और कोविड पॉजिटिव होते हैं तो तुरंत डॉक्टरी सलाह के साथ आपको अपने आप को क्वारंटाइन करना चाहिए। जी, और डॉक्टर मनोज, आपका कार्डियोलॉजी में एक लंबा अनुभव रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि कोविड के इस दौर में जो हार्ट पेशेंट्स हैं, उनको क्या खास एहतियात बरतनी चाहिए? देखिए, आपको मैं एक चीज कहूं कि कोई भी कोमॉर्बिडिटी हो, हार्ट डिजीज हो, शुगर हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर है या रेस्पिरेटरी इलनेस है, इन सब लोगों में कोविड का मृत्यु दर ज्यादा होता है। खास करके हृदय रोग से जो है, आप कोविड जो है हृदय को भी अफेक्ट करता है। प्राइमरली तो आप ये कहिए कि श्वसन तंत्र को या रेस्पिरेटरी सिस्टम को, लंग्स को इन्वॉल्व करता है, फेफड़ों को संक्रमित करता है, लेकिन जिसका दिल पे भी काफी प्रभाव है, जैसे हार्ट का फंक्शन कम हो जाना, जैसे हम लोग अपनी मेडिकल भाषा में इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, हार्ट की जो पंपिंग एबिलिटी है वो कम हो जाती है। दूसरी चीज की तमाम तरह की एरिथमिया, हार्ट फेलियर, और इवन ये देखा गया है कि जो हृदय की धमनियों में जो प्लाक्स होते हैं वो रप्चर होते हैं, क्लॉटिंग डिसफंक्शन होती है। तो ये सब चीजें, तो खास करके हृदय रोगियों को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आपकी जो प्रीवियस मेडिसिन चल रही है उसको लेते रहिएगा। जैसे बीच में हुआ था कि कुछ जो ड्रग्स हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं, जैसे टेलमिसाटन, लॉनमिसाटन, ये कहा जा रहा था कि इसको प्रयोग करते समय कोविड होने की संभावना बढ़ जाती है। बट हर गाइडलाइंस ये कहता है कि जो भी हृदय रोग की दवा, आप ब्लड प्रेशर में अगर ये सारी दवाएं भी आप ले रहे हैं तो इसको लेते रहिए, इसको बंद मत कीजिए। और मेरा ये कहना है कि अगर कोविड हो जाता है, आपको प्री एग्जिस्टिंग कोई हार्ट डिजीज है, तो आप तुरंत चिकित्सक से सलाह लेके, और हो सकता है कि आपको एडमिशन की भी जरूरत पड़े, उन लोगों से ज्यादा जिनके साथ कोई कोमॉर्बिडिटी ना हो। जी, और डॉक्टर मनोज, हमारे एक श्रोता ने हमें ईमेल किया है और वो जानना चाहते हैं कि वो एस्पिरिन ब्लड थिनर मेडिसिन ले रहे हैं, क्या उन्हें वैक्सीन लगवानी चाहिए? जी बिल्कुल, वो लगवा सकते हैं। इवन एस्पिरिन ले रहे हों या दूसरी एक और डुअल एंटीप्लेटलेट्स बोलते हैं जिसको हम क्लोपिडोग्रेल या प्रासुग्रेल, कोई भी ये एंटीप्लेटलेट्स की श्रेणी में आते हैं। ऐसे लोग पोस्ट स्टेंटिंग या पोस्ट बाईपास सर्जरी जो एस्पिरिन ले रहे हैं उनका कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, वो जाके आराम से वैक्सीन लगा सकते हैं। एक दूसरी दवा जो ब्लड थिनर के नाम से नहीं, उसको एंटीकोगुलेंट हम लोग मेडिकल के भाषा में बोलते हैं, जैसे जिनका वाल्व चेंज हुआ हो, एसिट्रोम पे, वारफेरिन पे, या कुछ ऐसे लोग जिनकी दिल की धड़कन इरेगुलर होती है, उसमें न्यूअर ओरल एंटीकोगुलेंट्स यूज होते हैं, जैसे डेविगाट्रन एक उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ। इन सब लोगों को भी वैक्सीन लग सकती है, बशर्ते कि इन दवाओं को थोड़े दिन के लिए रोकना पड़ेगा। तो ये बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं लगा सकते हैं, दूसरे वाले जो ओरल एंटीकोगुलेंट्स हैं। पर जो एस्पिरिन या क्लोपिडोग्रेल पे हैं वो आराम से वैक्सीन लगा सकते हैं, उनको कोई दवाई रोकने की भी जरूरत नहीं। जी, और डॉक्टर मनोज, एक श्रोता और उन्होंने ईमेल किया है और जानना चाह रहे हैं कि उनकी ओपन हार्ट सर्जरी ड्यू है, क्या उन्हें वैक्सीनेशन कराना चाहिए? अगर ओपन हार्ट सर्जरी किस चीज के लिए है, ये बाईपास सर्जरी है, कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी है? इन्होंने बाईपास सर्जरी लिखा हुआ है जी। हाँ, कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी है। अगर ड्यू है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो करा लें। कब कराना है? वैक्सीन के बाद थोड़ी सी तो गैप होनी चाहिए जी, मेरे हिसाब से, कि अगर आपको तुरंत ऐसा हम लोग कहते हैं कि कोई बड़ी ट्रीटमेंट है तो उसके कम से कम 2 हफ्ते के बाद वैक्सीनेशन कराएं। तो उनके टाइम प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि कब उनका बाईपास सर्जरी होने वाला है। बट अगर फ्यूचर में कोई सर्जरी होने वाली है तो आपका आज पूरी एलिजिबिलिटी है वैक्सीनेशन के लिए।
जी। और डॉक्टर मनोज, जो लोग कार्डियक पेशेंट्स हैं, वैक्सीन लगवाते समय क्या उन्हें कोई विशेष ध्यान रखना पड़ेगा किन्हीं बातों का, या वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने होंगे उन्हें? देखिए, अभी जो बहुत सारी अफवाहें उड़ती हैं कि आपने बहुत सारे रिपोर्ट्स देखे होंगे कि ब्लड क्लॉट्स बनने की वजह से एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कई यूरोपियन देशों में होल्ड कर दी गई। बट जो भी हमारे यहाँ जो 2 वैक्सीन हैं, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, कोविशील्ड वायरस वेक्टर वैक्सीन है और कोवैक्सीन पूरा इनएक्टिवेटेड विरियन वैक्सीन है, दोनों में से आज तक कोई ऐसी रिपोर्टेड डेथ या इतना बड़ा ब्लड क्लॉट का प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि इसमें कोई बहुत डरने की बात नहीं है। और खास करके हमारे इन दोनों जो स्वदेशी वैक्सीन हैं, उसमें कोई एलर्जिक रिएक्शन भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। एडवर्स इफेक्ट आफ्टर इम्यूनाइजेशन वाले ग्रुप में आप देखेंगे तो कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट्स है कि आपके जहां पे लोकल साइट्स है वहां पे पेन होती है, थोड़ी रेडनेस होती है, 1-2 दिन के लिए बुखार हो सकता है, थोड़ी वीकनेस सी फील होती है, गिडीनेस हो सकता है, थोड़ा हेडेक हो सकता है। ये सब माइनर साइड इफेक्ट्स हैं। एलर्जिक रिएक्शन फाइजर या दूसरे जो mRNA वैक्सीन है उसमें एक कंपोनेंट होता है, टैग बोलते हैं उसको, पॉलीथाइन इथिलीन ग्लाइकोल, जो कि mRNA को कवर करने के लिए दिया जाता है। उसकी कुछ रिपोर्ट्स है, बट वो भी बहुत कम है, 0.001% एनाफाइलेक्सिस का मतलब दर्शकों को बताना चाहूंगा सीवियर एलर्जिक रिएक्शन जो होता है। तो इसमें कोई ऐसी सावधानी की बात नहीं है। बट मैंने आपको बताया कि अगर कोई पेशेंट ओरल एंटीकोगुलेंट पे है तो उसको स्टॉप करके उनकी कोगुलेशन प्रोफाइल चेक होगी, वो ठीक होंगे तभी उसको लग सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप पहले से स्टेंट लगा हुआ है या आपकी बैलूनिंग हुई है या आपकी बाईपास सर्जरी हुई है और आपको दवाइयां जो दी गई हैं वो दवाइयों को खाते रहना है। बहुत बार क्या होता है कि जो पेशेंट्स हैं वो दवाई बंद करके जाना चाहते हैं जी, तो वो बिल्कुल गलत है। जो दवाई खा रहे हैं वो खाते रहिए। और दूसरी चीज की वैक्सीन के लिए कोई एम्प्टी स्टोमक जाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल वे में जाइए। और मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे नहीं लगता है कि कोई कंट्रा इंडिकेशंस है। अगर कोई इलनेस, एक्यूट इलनेस है, अगर आपको हार्ट फेलियर है, डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर है, आपको तकलीफ बहुत हो रही है, तो वैसे समय में कम से कम आपको 2 वीक्स के लिए वैक्सीनेशन को पोस्टपोन करना चाहिए। जी। और डॉक्टर मनोज, इस समय पूरे देश से हमारे कार्यक्रम से बहुत सारे ऐसे लिसनर्स हैं जो जुड़ रहे हैं और अपने सवाल वो आपसे करना चाहते हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे गाजियाबाद का, जहां से दिनेश शर्मा जी अपने सवाल के साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हमारे आज के पहले कॉलर दिनेश जी, नमस्कार। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग। बताइए दिनेश जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं दिनेश शर्मा गाजियाबाद जिले के वेस्ट यूपी से बात कर रहा हूँ। तो मुझे ये पूछना था डॉक्टर साहब से कि जैसे कोई मनुष्य आदमी कोरोना पॉजिटिव हो जाता है जी, और 14 दिन बाद उसको दोबारा टेस्ट कराना पड़ता है, तो उसकी रिपोर्ट में ना तो नेगेटिव आता है ना पॉजिटिव आता है, तो उसके लिए उसे क्या करना जरूरी है, उसकी क्या एहतियात बरतनी चाहिए? जी दिनेश जी, एक चीज तो आएगी ही, या तो नेगेटिव टेस्ट आएगा या तो पॉजिटिव टेस्ट आएगा। ठीक है, तो डॉक्टर मनोज ये जानना चाहते हैं कि 14 दिनों के बाद अगर कोई व्यक्ति कोरोना होने के बाद दोबारा टेस्टिंग कराता है तो ऐसे केसेस में फिर इनका शायद, मैं जहां तक मुझे समझ में आया है कि इसके बाद अगर वैक्सीनेशन की जी जो सवाल है, मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ लैब रिपोर्ट कर देते हैं इंटरमीडिएट करके, या उस समय क्या मेरा ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति जब उसको कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसकी इन्फेक्टिविटी करीब करीब 10-11 दिन में खत्म हो जाती है, वो दूसरे को इन्फेक्ट नहीं करता। बट उसको निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट आने में हो सकता है 2 हफ्ते लगे, 3 हफ्ते लगे। तो एक समय तो ऐसा होगा, क्योंकि देखिए साइकिल लेंथ पे, साइकिल पे डिपेंड करता है, कितने साइकिल के बाद वो आपका RT-PCR पॉजिटिव आ रहा है। तो आप जब बहुत कम हो जाता है नेजोफेरिंक्स में वायरस का लोड, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो टेस्ट तो अल्टीमेटली नेगेटिव होना है, कोई आदमी परसिस्टेंटली कोविड पॉजिटिव नहीं रह सकता है। अमूमन 14 से 21 दिन मैक्सिमम, हमने देखा है कुछ केसेस में 4 हफ्ते तक भी पॉजिटिव रिपोर्ट आती रही। बट अगर एक बार आपका पक्का नहीं हुआ है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप रिपीट करा लें 7 डेज के बाद। इन्फेक्टिविटी 11 से 12 दिन में खत्म हो जाती है। और डॉक्टर मनोज, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि किसी भी फैमिली में कोई एक फैमिली मेंबर इन्फेक्ट हो जाता है अगर कोविड से, तो बाकी मेंबर्स में कई बार निगेटिव टेस्ट आता है। तो ऐसे में क्या कुछ वेट करने के बाद टेस्ट कराना चाहिए बाकी मेंबर्स का, या ये मान लेना चाहिए कि बाकी लोगों को कोविड नहीं है?
नहीं, मेरा ये कहना है कि अगर चूंकि कोविड का इंक्यूबेशन पीरियड आपको पता है कि जब वो सिम्टोमेटिक हुआ उससे बहुत 7 से 10 दिन पहले से उसको वो कोविड इन्फेक्शन होता है, तो अगर आपका बहुत क्लोज कांटेक्ट है फैमिली मेंबर्स का, तो एहतियात या सावधानी के लिए हर फैमिली मेंबर्स को क्लोज कांटेक्ट्स को टेस्ट कराना चाहिए। अगर उसके बाद वो निगेटिव आते हैं तब वो अपने आप को उनसे आइसोलेट कर लें जो पॉजिटिव है जी। बट ऑलवेज टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड। मेरा कहना है कि टेस्टिंग जरूरत है क्लोज कॉन्टैक्ट के लिए, इसी को कहते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। तो अगर एक आदमी घर में पॉजिटिव आता है तो दूसरों को टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि हम लोग हाउस होल्ड में जो है कॉन्टैक्ट्स बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सिम्टोमेटिक होने के पहले से वायरस लोड होता है और इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 10 डेज है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स हैं उनको टेस्ट कराएं। अगर वो निगेटिव आते हैं और कोई सिम्टम्स नहीं होता तो एक टेस्ट सफिशियंट है, आइसोलेट कर लें। आपको जो पेशेंट्स है उसको अलग कर दें, अलग कमरे में रखें। अगर उसकी स्थिति है होम क्वारंटाइन के लिए तो होम क्वारंटाइन करें, और अगर जरूरत है एडमिशंस की तो उसको एडमिशंस कराएं। बट टेस्ट क्लोज फैमिली कॉन्टैक्ट्स वाले को कराना चाहिए जी। और जो श्रोता हमसे कार्यक्रम में अभी अभी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं मैक्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल के कार्डियक साइंस डिपार्टमेंट के सीनियर डायरेक्टर और यूनिट हेड डॉक्टर मनोज कुमार। आप डॉक्टर मनोज से हमारे टोल फ्री नंबर 1800115767 पर सीधे हमारे स्टूडियो में फोन कर अपने सवालों का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। और इस बीच रुख करते हैं दिल्ली का, जहां से राम नरेश शर्मा जी अपने सवाल के साथ आ गए हैं। राम नरेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी मैं जानना चाहता था सर, जैसे मेरा छुट्टी सोमवार की 4 बजे के बाद होता है सर, तो मैं उसे जैसे 2 दिन से हल्का हल्का बुखार जैसे लग रहा है, तो कल जैसे मैं अगर जाता हूँ सर तो कल इंजेक्शन लग जाएगा बाद में लगेगा सर? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है डॉक्टर मनोज कि अगर किसी को फीवर है और उसे पता नहीं है कि किस वजह से बुखार आया है तो क्या उसे वैक्सीनेशन कराना चाहिए? नहीं, मैं इनका सवाल बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल उन्होंने पूछा है कि अगर आपको फीवर है या किसी तरह की रेस्पिरेटरी इलनेस है, अगर सर्दी है, जुकाम है और आपको लग रहा है कि अभी आप सिम्टोमेटिक हैं, वीकनेस है, तो बेहतर है कि आप कोविड टेस्ट पहले करा लें और कोविड निगेटिव होने के बाद ही कराएं। और अगर नॉर्मल वायरल फ्लू है तब भी अच्छा होता है कि एक्यूट इलनेस में ना कराएं, इसको रिकवर होने के बाद ही वैक्सीनेशन कराएं। जी। और इस बीच हमारे एक कॉलर ने हमसे ये पूछा है ईमेल करके कि उनकी उम्र 46 वर्ष है और क्या वो टीकाकरण कराने के बाद अपने ऑफिस जा सकते हैं या अपना जो रूटीन वर्क है उसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, और मैं उनको बताऊंगा कि जब भी मैंने टीकाकरण किया अस्पताल में रहते हुए करवाया, जब भी नॉर्मल वर्किंग डेज में कराया और करवाने के आधे घंटे के रेस्ट के बाद मैंने अपना सारा काम नियमित तौर पे किया, तो ऑफिस जाना कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, कोई वजह नहीं है कि ऑफिस छोड़ा जाए। आपको आधे घंटे का रेस्ट है, वो ऑब्जर्वेशन के लिए आपको वहीं पर बैठना पड़ता है ताकि अगर कुछ साइड इफेक्ट्स आने हो तो उस दौरान आ जाए तो वहां मैनेज हो जाए। उसके बाद आप आराम से कर सकते हैं। अगर बाय द वे अगर आपको शाम को या दूसरे दिन हल्का बुखार चढ़ता है तो सिंपल पैरासीटामोल या क्रॉसिन की एक गोली खा के आप इसको हैंडल कर सकते हैं। सीवियर एडवर्स रिएक्शन हमारे सेंटर भी एक टीकाकरण केंद्र है, वहां पे हमने कभी नहीं देखा कि किसी को इतनी बड़ी इलनेस हुई कि उसको एडमिशन की जरूरत पड़ी। जी, मुझे लगता है डॉक्टर मनोज की आपकी इस बात से हमारे जो बहुत सारे श्रोता हैं, लिसनर्स हैं, उनको इस बात का जवाब मिल गया होगा कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है और इसे लगवाने के बाद किसी भी तरह की, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए डॉक्टर मनोज की हमारी जैसे होता है कि किसी चीज को जैसे मास्क एक हमारा दोस्त है, ऐसी ये वैक्सीन हमारा एक ऐसी दोस्त है जो हमें कोविड के अगेंस्ट प्रिवेंट करती है। उसको लेके कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हूँ। और अब हम रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां से आयुष कुमार हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। आयुष जी नमस्कार। जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आयुष जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी सर, जो मेरा एक सवाल है जो कि कोविड जो कि कोविडशील्ड वैक्सीन पर है, तो अगर हम उसे लगाएं तो क्या खून एक जगह शरीर में जमा हो सकता है क्या? जी डॉक्टर मनोज ये जानना चाहते हैं कि अगर कोविड वैक्सीनेशन होता है तो उससे क्या
खून एक जगह बॉडी में जमा हो जाता है? तरह तरह के लोगों के सवाल, और मुझे लगता है कि वैक्सीन को लेके व्हाट्सएप पे या दूसरे सोशल मीडिया पे तरह तरह की लोगों के अंदर इंफॉर्मेशन आती हैं, जिसमें से कितनी सही है ये आप बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अफवाहों को फैलने में कोई समय नहीं लगता है और फैक्ट्स को स्प्रेड करने में बहुत मेहनत लगती है। वो कुछ व्हाट्सएप मैसेज, सोशल मीडिया पे क्लॉट की बनने की बात कही गई कोविशील्ड के लिए। कोविशील्ड जो है एक वायरस फैक्टर वैक्सीन है और वो एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। आज तक कोई भी इंडिया में इतना सीवियर थ्रोम्बोटिक केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, और जो भी डेथ्स भी हुए हैं, वैक्सीन से रिलेटेड डेथ्स जिसको बोलते हैं, उसमें कहीं भी पोस्टमार्टम में ये नहीं हुआ है कि वैक्सीन कोई कॉज था। तो कॉजल रिलेशनशिप या वैक्सीन कारण है थ्रोम्बोसिस को करने का या क्लॉट बनाने का, ये प्रूवन फैक्ट नहीं है। इसलिए इससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और जहां तक पहले इकोस्प्रिन की बात आपने करी थी, कुछ देर पहले किसी श्रोता ने सवाल किया था, तो इकोस्प्रिन अगर आप खाते रहते हैं, कुछ लोग अब प्रोफाइलेक्टिक इकोस्प्रिन लेके जाते हैं, उसकी भी जरूरत नहीं है। और इसको आप मान के चलिए कि ये दोनों वैक्सीन से अभी तक हमारे देश में कोई रिपोर्टेड क्लॉट फॉर्मेशन का केस नहीं रिपोर्ट हुआ है। जी, और इस बीच पंजाब में अमृतसर से हमारे साथ गुरजीत सिंह जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। गुरजीत जी नमस्कार। हेलो जी गुरजीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार सर। मुझको ना कोई 14-15 महीने पहले ब्रेन हेमरेज हुआ था। जी जी। तो उसकी मेडिसिन मेरी लगातार चल रही है, तो उसमें होता था ब्लड मेडिसिन हो, तो क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? जी डॉक्टर मनोज, ब्रेन हैमरेज हो चुका है 14 से 15 महीने पहले और ये मेडिसिन पे हैं, तो क्या ये वैक्सीनेशन करा सकते हैं? मैं यहाँ पे इनको एक सलाह देना चाहूंगा कि इनको ब्रेन हैमरेज हुआ था, ओल्ड सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज है, तो इनके जो चिकित्सक हैं उनसे एक बार सलाह कर लें कि अभी क्या क्या दवाइयां इनको अभी चल रही है। हालांकि मुझे 99% उम्मीद है कि ये वैक्सीन एप्रोप्रिएट कैंडिडेट है, वैक्सीन लगाने के लिए कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। फिर भी चूंकि इनको पहले एक बार ब्रेन हैमरेज हुआ है, उसका कॉज क्या था, हाई ब्लड प्रेशर था या कोई एन्यूरिज्म रप्चर था, ये सारी चीजें एक बार जो भी इनके न्यूरोलॉजिस्ट हैं जिनको ये दिखाते हैं उनसे एक बार सलाह करके चले जाएं, ज्यादा चांस है कि इनको वैक्सीन लग जाएगी। जी, और डॉक्टर मनोज, इस समय जो हाइपरटेंशन और डायबिटीज, ये दो ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत ही कॉमन हैं। तो अगर किसी का शुगर लेवल ज्यादा है एक पर्टिकुलर टाइम पे और उसे उसका वैक्सीनेशन भी ड्यू है, कराना है, तो ऐसे में क्या हमें वैक्सीनेशन कराना चाहिए जब हमारा शुगर लेवल ज्यादा है? जी, हाइपरटेंशन और डायबिटीज ये तो समझिए कि बहुत ही कॉमन कार्डियोवैस्कुलर, हाइपरटेंशन सबसे ज्यादा कॉमन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है हमारे कंट्री में। और आपको एक सीधे शब्दों में मैं बताऊं कि हर चौथा आदमी करीब करीब 25% के आसपास इसकी प्रिविलेंस है। डायबिटीज की भी रफ्तार हमारे देश में काफी ज्यादा है और कहते हैं कि इंडिया डायबिटीज का वर्ल्ड कैपिटल है। तो ये दोनों कोमॉर्बिडिटी के साथ हमारे जो 20 कोमॉर्बिडिटीज लिस्टेड थे पहले जब 45 ईयर्स के लोगों को दिया जा रहा था, उसमें ये दोनों चीजें भी मेंशन थी। तो मेरा ये कहना है कि बहुत अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो तो उसमें जो एक किसी भी चीज के इन्फेक्शन का डर रहता है, इवन इंट्रामस्कुलर आप वैक्सीन लेते हैं तो वहां पे भी इन्फेक्शन का डर रहता है। तो डायबिटीज कंट्रोल्ड सी होनी चाहिए, बट डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर वालों को तो और लगाना चाहिए क्योंकि इन कोमॉर्बिडिटी में कोविड की मॉर्टिलिटी या मृत्यु दर काफी ज्यादा होती है। तो ब्लड शुगर कंट्रोल्ड हो, कंट्रोल का मतलब है कि पोस्ट प्रेंडियल या खाने के बाद शुगर 200 से ज्यादा ना हो और फास्टिंग जो हो 120 के नीचे हो। अगर नहीं है कंट्रोल तो इसको 2-3 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में कंट्रोल करके फिर वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए। जी, और इस बीच बलरामपुर से हमारे साथ रिंकी तिवारी जी कार्यक्रम में जुड़ गई हैं। रिंकी जी नमस्कार। जी नमस्कार सिद्धार्थ जी, और डॉक्टर सर को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी रिंकी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या जानना चाहते हैं? स्वागत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी अपनी तरफ से आप दोनों का स्वागत करना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरह आप लोग मेहनत करते हैं शायद हम कह भी नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल रिंकी जी, आप हमारे कार्यक्रम में सवाल पूछती हैं और हमें ये भी पता लगा है कि आप उसको बाकी जगह भी इस कार्यक्रम से जो भी जानकारी मिलती है उसे आप दूसरे लोगों में पहुंचाती हैं, जो कि सबसे बड़ी बात है।
जी आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन शुक्रिया हम आपकी या मेहरबानी हम आपकी अदा करें, क्योंकि जिस तरह आप लोग हम जैसे गृहिणियों को जो घर में रहते कुछ और नहीं कर पाते हैं, हमारे लिए कोई ऐसा डिजिटल माध्यम नहीं है जिससे हम जुड़कर अपना कोई भी ऐसी भ्रांतियां हो या फिर कुछ हो निदान कर सके, तो रेडियो ही हमारा माध्यम है। और आप जानते हैं कि हम तराई क्षेत्र के हैं जो नेपाल बॉर्डर पे पड़ता है, तो हमारे लिए रेडियो ही सही है। तो हम आप लोगों के लिए बस इतना ही बोलना चाहेंगे कि हवाओं में जिस तरह फूलों की खुशबू महकता है, हवाओं में जिस तरह फूलों की खुशबू महकता है और फूलों की खुशबू महकता है और भूल गए, सॉरी। कोई बात नहीं रिकी जी, अब आप सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से, तो ताकि आप दूसरे लोगों को भी जानकारी दे सकें। जी बिल्कुल। जी सर, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह आप लोग सर कहते हैं कि जो ये कोरोना है ये मतलब वुहान शहर से निकला है, जो पशु पक्षियों में नहीं पाया जाता, तो सर पशु पक्षियों से ही तो निकला है ये कोरोना, फिर ऐसा कैसे हो गया कि ये भी उससे नहीं निकलता फिर मनुष्यों में आ गया और उन्हें अब नहीं पाया जाता, ऐसा क्यों? आप थोड़ा इस पे चर्चा कीजिए। जी 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 डॉक्टर मनोज, जैसा कि अभी WHO की टीम भी वुहान गई थी और उसकी भी अपनी फाइंडिंग्स रही हैं, तो थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालिए। देखिए, जहां शुरुआत जो था एपिसेंटर्स जो सब जब पिछले साल जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो वुहान के लैब से हुआ या वहां के मार्केट से हुआ, जहां पे नॉन वेज की मार्केट थी वहां से हुआ। लेकिन ये एक जोनोटिक डिजीज था, ये वायरस पहले जैसे कोरोना वायरस के और जो स्ट्रेन थे वो तो थे, बट ये SARS-CoV-2 ये ह्यूमन में डिस्क्राइब नहीं था। तो कहीं न कहीं स्पीसीज जंप हुई है, जो बैट से हुई, चमगादड़ से मनुष्य में आया, ये सब अभी तक बहुत क्लियर नहीं है कि ये कैसे आया और कहाँ पे ये स्पीसीज जंप हुई, बट ये मनुष्य में ये वायरस SARS-CoV-2 नहीं था। तो ये निश्चित तौर पे कहीं से जोनोटिक वायरस है या पशु पक्षियों के वायरस का स्पीसीज जंप है जो उसमें ह्यूमन में आया। जैसे आप एक उदाहरण देता हूँ, बर्ड फ्लू जो है बर्ड्स में हुआ, बट उसका स्पीसीज जंप नहीं हुआ, बहुत कम लोगों में बर्ड फ्लू फैला। बट ये कोरोना वायरस जो है बैट्स से आया, एनिमल मार्केट से आया, और जिस तरीके से ये स्प्रेड हुआ, और चूंकि वायरस कॉन्स्टेंटली म्यूटेट होते रहते हैं, जब भी ये किसी होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं वहां सब म्यूटेशंस होता है। अभी जैसे आप इंडिया में देखिए तो डबल म्यूटेंट्स की बात होती है, E484Q और L452R जो है, जो डबल म्यूटेंट है, या इवन ब्राजीलियन वेरिएंट्स हैं कुछ ऐसे, वहां पे सिर्फ पॉइंट म्यूटेशन नहीं है, वहां पे एडिशन डिलीशन हो रहा है। तो इस तरीके से और नए स्ट्रेन बन रहे हैं। जब छोटी चेंजेस होते हैं जिसको एंटीजेनिक ड्रिफ्ट बोलते हैं, तब तो एक छोटा सा स्ट्रेन तैयार होता है। अगर बहुत बड़ा चेंज वायरस ले रहा है तो उसको एंटीजेनिक शिफ्ट बोलते हैं और उसमें एक सब टाइप ऑफ वायरस बन रहा है। तो इनका जो सवाल है वो बहुत लाजमी सवाल है कि ये कैसे हुआ, बट इसमें ये जोनोटिक डिजीज है, ह्यूमन में आया, और ह्यूमन में चूंकि इसकी इन्फेक्टिविटी इतनी ज्यादा है, और अभी जो नया म्यूटेंट्स जो आ रहा है वो करीब करीब 50 से 70% ज्यादा ट्रांसमिसिबल है जी, और ये पुरानी इम्यून सिस्टम को इवेड कर जाता है। अगर आपको पहले कोरोना हुआ है पुराने स्ट्रेन से और नया स्ट्रेन आएगा तो आप फिर से कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। जी बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे एक जोनोटिक डिजीज थी जिसका ह्यूमन में एंट्री हुआ है। जी, सोर्स कहाँ से है ये अभी तक एक समझिए कि खोज की विषय है। जी, और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर मनोज, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को 2 लाइन में क्या संदेश देंगे? जी, मैं तो सभी श्रोताओं से यही निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आज के डेट में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, एक कदम है जिससे को चलकर हम 2 कदम चलकर कोविड को रोक सकते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर मनोज, आपने ये जो बात बताई कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की और जन भागीदारी की, और आज के कार्यक्रम में बहुत सारे श्रोता हमसे जुड़े, आपने उनके सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। श्रोताओं, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर मनोज ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं और वैक्सीन से जुड़ी जो बातें बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम चल रहा है। आप अपनी वैक्सीन, अगर आप बेनिफिशियरी ग्रुप में आते हैं तो उसे जल्दी लगवाएं। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर मनोज कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।